नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामना संदेश हो। तो आप लोगों ने पिछले दिन पढ़ने का काम किया था अनुलेख, प्रतिलेख या अनुलेख एवं प्रतिलेख तथा श्रुतलेख में अंतर। आपने इसको पढ़ने का काम किया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया, जो कि आपको हर परीक्षा में काम आने वाली चीज है। आपको पढ़ाएंगे वर्तनी। वर्तनी का अर्थ। वर्तनी का अर्थ क्या, अर्थात वो ये कहना चाहता है कि वर्तनी किसे कहने का काम किया जाता है, वर्तनी क्या होती है, वर्तनी किसे कहा जाता है, वर्तनी होती क्या है, वर्तनी का अर्थ क्या होता है, इन सब सारी चीजों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो ये है, तो उसने ये कह रखने का काम किया। वर्तनी का अर्थ होता है कि शुद्ध, वर्तनी में ये कहता है कि शुद्ध और सही क्रम में लिखना। वर्तनी ये कहती है कि शुद्ध और सही क्रम में लिखने का काम किया जाता है, यानी जहां पर शुद्ध और एक निश्चित क्रम में लिखने का काम किया जाता है, एक के बाद एक लिखने का काम किया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। दूसरी बात कहता है शुद्ध वर्तनी से, दूसरी बात कहता है शुद्ध वर्तनी से भाषा का, शुद्ध वर्तनी से भाषा का शुद्ध रूप प्रस्तुत करती है। भाषा शुद्ध रूप, भाषा शुद्ध रूप प्रस्तुत करती है। भाषा शुद्ध रूप प्रस्तुत करने का काम करती है। उसने एक बात और कहा है, तीसरी बात कहता है वह कि शुद्ध वर्तनी, कहता है शुद्ध वर्तनी का मानक वर्तनी से है। कहता है शुद्ध वर्तनी का अर्थ, शुद्ध वर्तनी का अर्थ मानक वर्तनी से है, मानक वर्तनी से है। शुद्ध वर्तनी का अर्थ मानक वर्तनी से है। और अगला कहता है संप्रेषण में, कहता है संप्रेषण में क्षेत्रीय वर्तनी का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण में क्षेत्रीय वर्तनी का प्रयोग किया जाता है, परंतु वह मानक नहीं होती है, परंतु वह मानक नहीं होती है। ये 4-5 चीजें बता रहा है। उसने कहने का काम ये किया हुआ है कि मानक जो वर्तनी है, यानी वर्तनी हम किसे कहते हैं, वर्तनी का अर्थ क्या होता है, यानी वर्तनी का मतलब जो बोलने की क्रिया है, जो हम बोलने का काम करते हैं, जो वाक्य हम बोलने का काम करते हैं, ये जो आगे पीछे लिखने का काम, इसे ही वर्तनी कहने का काम किया जाता है। उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है। कहता है कि वर्तनी का अर्थ क्या होता है, तो उसने बताया कि शुद्ध और सही क्रम में लिखना ही शुद्ध वर्तनी होती है, यानी सही और शुद्ध क्रम में लिखना ही वर्तनी है। सही और शुद्ध लिखने का काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि शुद्ध वर्तनी से भाषा का शुद्ध रूप प्रस्तुत करती है, यानी शुद्ध वर्तनी अगर होगी तो शुद्ध वर्तनी के माध्यम से भाषा का शुद्ध रूप प्रस्तुत होने का काम है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग होते हैं, जैसे वर्तनी में होता है, वर्तनी कहता है व्यवहार
वर्तनी में होता है, व्यवहार शब्द होता है, लेकिन बहुत से लोग इसका आगे का पीछे कर देने का काम करते, कहते हैं व्यवहार, ऐसा भी कहने का काम कर। ये क्या है? ये अशुद्ध वर्तनी है, इसलिए कहने का काम करता है कि जो शुद्ध वर्तनी होती है वह शुद्ध वर्तनी शुद्ध भाषा को प्रस्तुत करने का काम करती है। तीसरी बात कहता है कि शुद्ध वर्तनी का अर्थ मानक वर्तनी से। उसने ये कह रखा है कि जो शुद्ध वर्तनी है उस शुद्ध वर्तनी का जो अर्थ होता है वह एक मानक, मानक का मतलब ये कहता है कि जो निश्चित माना गया है, यानी हिंदी में जो वैज्ञानिकता है उस हिंदी की वैज्ञानिकता में जो जिन वर्णों को माना गया है, जिन वर्णों को स्वीकार करने का काम किया गया है, उन्हीं वर्णों का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात दूसरे वर्णों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदी में तमाम भाषाओं के शब्दों को लेने का काम किया गया, तो कहता है उनका भी एक निश्चित वर्ण है, एक निश्चित मानक है। अब ये कहिए कि राम लिखना हो और राम को मरा लिख दें तो ये तो उल्टा हो जाएगा, तो सही अर्थ नहीं दे पाएगा। इसलिए कहता है कि जो शुद्ध वर्तनी होता है वह सही और मानक अर्थ देने का काम करता है। और अगली बात कहता है कि संप्रेषण में, एक बात आपने देखा होगा कि संप्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी क्षेत्रीय आदान प्रदान तो लोग आपस में कर लेने का काम करते हैं, यानी एक क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र के आदमी से अपनी भाषाओं का आदान प्रदान तो कर लेता है, बातचीत को कर लेने का काम करता है, समझ भी जाने का काम करता है, लेकिन वह जिस वर्तनी का प्रयोग कर रहा है ये वर्तनी मान्य होने का काम नहीं करता, क्योंकि उसको चाहिए जो मानक वर्ण है उस मानक वर्ण के अनुसार उसका लिखा पढ़ा अगर होने का काम किया हुआ है वह निश्चित रूप से मान्य होने का काम करेगा। ये रहा वर्तनी का अर्थ। और अगला हम आपको बताएंगे वर्तनी का, इस वर्तनी में आपको मिलने का काम ज्यादा ज्यादा शुद्धि मिलने का काम करेगी आपको। और अगला कहने का काम करता है कि शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता, शुद्ध वर्तनी की शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व, उसने ये कह रखा है कि जो शुद्ध वर्तनी है, जो शुद्ध बात है, जो शुद्ध वाक्य है, उस शुद्ध वाक्य की उन वर्णों की आवश्यकता है एवं महत्व भी। कहता है दोनों चीजें, उसकी आवश्यकता भी है उसका महत्व भी। तो उसकी क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है उस बात को बताने की मैं कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। कहता है उसकी आवश्यकता और महत्व क्या। उसने कहा उसकी आवश्यकता और महत्व यही है कि भाषा शिक्षण शुद्ध वर्तनी के माध्यम से हो। उसने कहा कि भाषा शिक्षण शुद्ध वर्तनी, भाषा शिक्षण शुद्ध वर्तनी की माध्यम से, शुद्ध वर्तनी के माध्यम से संभव है। कहता है कि जो भाषा का शिक्षण होता है, यानी जिन भाषाओं का जो शिक्षण आपको पढ़ाए जाने का काम किया जाता है, कहता है उन भाषाओं का जो शिक्षण है वह शिक्षण शुद्ध वर्तनी के माध्यम से ही कराने का काम किया जाए। दूसरी बात कहता है हिंदी रचना का प्रस्तुतिकरण, कहता है हिंदी रचना का हिंदी रचना का प्रस्तुतिकरण शुद्ध वर्तनी से हो, शुद्ध वर्तनी से हो। कहता है कि जो हिंदी की रचना है उस हिंदी रचना का जो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुति जो करण है वह प्रस्तुतिकरण जो है वह शुद्ध वर्तनी के माध्यम से होनी चाहिए। तीसरी बात उसने कह रखा है भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति, भाव एवं
विचारों की भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण, अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण कहता है एवं संप्रेषण में वर्तनी का अधिक महत्व है। संप्रेषण में वर्तनी का अधिक महत्व। देखिए उसने एक बात और कहा, अगर कभी भी आपका प्रश्न आ जाए कि शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता या शुद्ध वर्तनी का महत्व, अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आपका आ जाए कि शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता या शुद्ध वर्तनी का महत्व, तो आपका उत्तर होगा कि शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता इसलिए है कि जो भाषा का शिक्षण हो वह भाषा का शिक्षण शुद्ध वर्तनी के माध्यम से होना चाहिए। यानी जो भाषा का शिक्षण है वह भाषा का शिक्षण एक शुद्ध वर्तनी के माध्यम से होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है हिंदी रचना का प्रस्तुतिकरण। उसने कहा कि जो हिंदी की रचनाएं हैं उन हिंदी की रचनाओं का जो प्रस्तुति है, जो अभिव्यक्ति है, जो प्रस्तुतिकरण है, जो पेशकश है, वह किसमें होना चाहिए? शुद्धिकरण, ये शुद्ध वर्तनी से होना चाहिए। उसने ये कहा है कि जो हिंदी की रचनाएं हैं उन हिंदी की रचनाओं का जो प्रस्तुतिकरण है, जो पेशकश है, वह निश्चित रूप से शुद्ध वर्तनी के माध्यम से होना चाहिए। तीसरी बात कहता है भाव एवं विचारों। उसने कहा कि भाव और विचारों की अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण में उसने कहते को 2-3 चीज कहता है। एक कहता भाव, एक कहता विचार और एक कहता अभिव्यक्ति का। उसने कहा कि भावों का और विचारों का, भावों का एवं विचारों का जो अभिव्यक्ति है, यानी मेरे अंदर जो भाव उठ रहे हैं, मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं, उन भाव और विचारों की जो अभिव्यक्ति है, जो प्रस्तुति है, या ये उनका जो संप्रेषण, जो आदान प्रदान होने का काम कर रहा है, यानी भाव और विचार का, मेरे अंदर जो भाव आया या जो विचार आया उसका मैं आपके सामने जो आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जो आपके समक्ष ये संप्रेषण करने का काम कर रहे हैं, यह जो संप्रेषण है वह में वर्तनी का अधिक महत्व होता है। उसने ये कहना चाहा है कि आपके अंदर भाव और आपके अंदर जो विचार, भाव और विचार जो आने का काम करते हैं, उसको अभिव्यक्त करने का काम, उसको प्रस्तुत करने का काम, उसको पेश करने का काम में या उसको पेश करने में शुद्ध वर्तनी अधिक महत्व निभाने का काम करती है। उसके कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी दूसरे प्रदेश से हो और हम किसी दूसरे प्रदेश से हो तो सामान्य सी बात ये हो जाएगी, अगर हम लोग उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो कुछ हद तक आप समझ सकते, कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, बातों को समझा जा सकता है। लेकिन अगर उसको लिख दिया जाए उसी रूप में तो निश्चित रूप में आपका जो अंक होगा वह निश्चित रूप में कम हो जाने का। मैंने बताया ये जो शुद्ध वर्तनी को अगले आने वाले वीडियो में आपको बताने का काम करूंगा, उसमें क्या शुद्धियां हैं, क्या अशुद्धियां हैं। बोल तो दिया जाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं लखनऊ, कुछ लोग नकलऊ भी कह देते हैं, कुछ लोग लखनऊ कहते हैं, जबकि शुद्ध वर्तनी लखनऊ है, शुद्ध वर्तनी लखनऊ है। लेकिन अगर उधर का रहने वाला या कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो तो उसको कुछ न कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का असर उसको हो जाने का काम करता है, उस लखनऊ को लखनऊ भी कह देने का काम करते। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि व्यवहार शब्द होता है निश्चित, अब उस व्यवहार को अगर कोई कहते व्यवहार कह दे तो निश्चित से गलत हो जाएगा, जबकि वर्तनी ऐसी नहीं है। कहता कि निश्चित क्रम होना चाहिए। तो कहता आपके अंदर जो भाव हो, जो विचार हो, उन भावों और विचारों की जो प्रस्तुति हो, जो संप्रेषण हो, वह शुद्ध वर्तनी के माध्यम से ही होना चाहिए। ये रहा आपकी आवश्यकता एवं महत्व, यानी शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व था। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रकार, यानी यहां है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों
अशुद्धियों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रकार। सामान्य सी बात आप ये समझ लीजिए, उसने कहा जो वर्तनी है, जो लिखा जाने वाला निश्चित क्रम होता है, उससे संबंधित कुछ अशुद्धियां हैं, और उन अशुद्धियों के कौन कौन से प्रकार है उसको मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके जीवन में काम आ जाए। कहता है कि सामान्य लिपि संबंधी, कहता है पहला है सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धियां। लिपि संबंधी अशुद्धियां, तो पहली बात उसने कहा कि सामान्य लिपि संबंध, पहली बात उसने कहा है कि अशुद्धियों के प्रकार क्या हैं, कि लिपि संबंधी अशुद्धियां। यानी जैसे वो कहता है ना कि आपने देखा होगा लिखा जाता है छात्र ऐसे, अशुद्धियां, उसने का प्रकार ऐसा क्यों होने का कहा, सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धियां। लेकिन इसी छ की जगह, इस छ की जगह हो सकता है कुछ लोग ये छ भी लगा देने का काम करते हैं, इसको कहता है, यानी इसके स्थान पे इसको लगा देने का काम किया जाता है, इसलिए कहता है ये सामान्य अशुद्धियां हैं। ये कहता है एक नॉर्मल से अशुद्धियां हैं, और लिपि संबंधी नॉर्मल अशुद्धियां होने का काम किया। जैसे छ की जगह वो छते छ का प्रयोग कर दे, वो है ना, तो ऐसा कहने का काम ये करता है। दूसरी बात कहता है पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धियां। कहता है पंचम वर्ण संबंधी, कहता है कि पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धियां। उसने कहा जैसे आपने पढ़ा है ना क ख ग घ ङ, पांचवा, तो उसने कहा कि पांचवा वर्ण संबंधी अशुद्धियां कैसे होती है। इससे सामान्य सी बात होता है, लिखा जाता है होना चाहिए ये, होना चाहिए ये, और कर देते हैं लोग ये, इसको कहता है कांड। इसने कहा ये सामान्य अशुद्धियां, कहता है ये पांचवें वर्ण से संबंधित तमाम प्रकार की अशुद्धियां हैं, लेकिन हो सकता है ये आपको न दे, लेकिन मैं उसको बता दे रहा हूं, ये आपको न दे सकता, लेकिन ये देगा अशुद्धियों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सामान्य सी बात है कि सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धि और पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धि, अनुस्वार संबंधी, कहता है अनुस्वार संबंधी अशुद्धि। उसने कहा अनुस्वार संबंधी अशुद्धि, अब उसमें ही कहता है ये अनुनासिक और अनुस्वार, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, ये लिखा जाता है शान ऐसा, और उसको कुछ लोग ऐसे भी कर देते होंगे। ये करने का, उसके कहने का ये मतलब है, मैं ये पूछना चाहता है ना कि अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां, अगर आपसे अशुद्धि पूछता है तो सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धि, पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धि और अनुस्वार संबंधी अशुद्धि। तीसरा कहता अक्षर या वर्णों की अशुद्धि, अक्षर या वर्णों की अशुद्धियां। कहता है अक्षर या वर्णों की अशुद्धि, मात्राओं की अशुद्धि, मात्राओं की अशुद्धियां। और अगला कहता है संधि व समास संबंधी अशुद्धियां, संधि व समास संबंधी, संधि व समास संबंधी अशुद्धियां, लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां, लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां। और अंतिम कहता प्रत्यय एवं उपसर्ग संबंधी, प्रत्यय एवं उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां। ये देखिए, तो उसने ये पूछ रखा है आपसे, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आने का काम करे कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रकार, यानी वर्तनी में अशुद्धियों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो आपका उत्तर होगा सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धि,
पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धि, पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धि, वर्ण संबंधी अशुद्धि, अक्षर संबंधी अशुद्धि, समास और प्रत्यय संबंधी अशुद्धि, संधि और समास संबंधी अशुद्धियां, लिंग एवं वचन संबंधी अशुद्धियां। तो ये प्रकार की अशुद्धियां हैं। उसके कहने का मतलब ये है कि जहां लिंग लगाना हो वहां पे वचन लगा दे, जहां वचन लगाना वहां लिंग लगा दे, जहां संधि लगाना वहां समास लगा दे, जहां समास लगाना वहां संधि लगा दे। उसने ये कहने का काम किया है कि अनेक स्थान पे अनेक चीजों का प्रयोग कर देने का काम करती हूँ। कहता ये अशुद्धियां, सवाल ये आपसे नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है कि वर्तनी संबंधी कौन कौन से अशुद्धियां हैं। तो आपका उत्तर होगा कि सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धि, दूसरा कहता है पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धि, तीसरा कहता अनुस्वार संबंधी अशुद्धि, और चौथा कहता अक्षर या वर्ण संबंधी अशुद्धि, पांचवा कहता मात्राओं की अशुद्धि, छठा कहता संधि या समास संबंधी अशुद्धि, सातवां कहता लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धि, और आठवां कहता प्रत्यय एवं उपसर्ग संबंधी अशुद्धि। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, आप ऐसा कभी मत समझिए तो बहुत से हो गए, ये ऐसे नहीं याद हो सकता। आप कभी दिमाग में मत रखिए तो 7-8 हो गए, कितना कोई याद करेगा। अरे कुछ नहीं करना यार, आपको करना ही कुछ नहीं है। आप जब जानते हो बस एक चीज याद रख लेना, लिपि कुछ नहीं, अगर सामान ना याद हो, अगर दे दे अशुद्धियों के प्रकार, तो आपका उत्तर निश्चित रूप से कर दीजिएगा कि लिपि संबंधी अशुद्धि, ये तो आप कर सकते हो, यानी लिखने संबंधी अशुद्धियां होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 अगर कह दे तो आप समझ लेना कि नंबर 2 में ये कहना चाहता है कि पांचवा अक्षर संबंधी अशुद्धि, यानी जो न होता है, कभी कभी लोग यह भी लगा के लिखने का काम करते हैं, उसको कहता है कि पांचवा वर्ण जो संबंधी अशुद्धियां ऐसा प्राय होने का काम करती रहती हैं। तीसरी बात कहता है कि अनुस्वार या अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां, इसको कर लीजिए, या अनुस्वार क्यों दिया है, उसको अनुस्वार और अनुनासिक कर दी। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि अनुस्वार की जगह अनुनासिक का प्रयोग लोग कर देते हैं और अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, उसको आपको ध्यान देना होगा। अगर आपसे प्रकार पूछता है तो कि अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी अशुद्धि। अगला कहता है अक्षर या वर्ण संबंधी, यानी जो वर्ण है, जो अक्षर है, उनमें भी अशुद्धियां होने का काम करती हैं। और कहता है कि मात्राओं संबंधी अशुद्धि, मात्रा जहां छोटी का लगाना वहां बड़ी का लगा, जहां बड़ी का लगाना वहां छोटी का लगा दे, इसलिए कहता है कि मात्राओं संबंधी अशुद्धियां होती हैं। संधि एवं समास, यानी वाक्यांशों का जो निर्माण किया जाता है संधि और समास के माध्यम से करने का काम किया जाता है। तो कहता है संधि और समास संबंधी अशुद्धियां अक्सर हो जाने का काम करती हैं। अगला कहता है लिंग और वचन संबंधी, जहां लिंग पूछा जा रहा हो वहां आप वचन लिख रहे हो, और जहां वचन लिखना हो वहां लिंग लिख रहे हो, इसलिए कहता है लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां प्राय मिल जाने का काम करती हैं। अगला कहता है प्रत्यय एवं उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां, कहता जो प्रत्यय होता है वह आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है उपसर्ग आगे लगता है। उसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आगे प्रत्यय में आगे क्या कुछ भी लगा देंगे, आगे का पीछे कर देने का काम है। जो प्रत्यय में लगाना चाहिए उपसर्ग लगा देंगे, जो उपसर्ग लगाना चाहिए वो प्रत्यय में लगा देने का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, ये वर्तनी संबंधी आपकी अशुद्धियां हैं। और आने वाले वीडियो में, अगले समय में हम आपको पुनः दूसरा वीडियो डालने का काम करेंगे। आखिरकार क्या किया जाए कि इनसे निजात पाया जाए, इन गलतियों को कैसे दूर किया जाए, ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। ये तो रहा अशुद्धियों के प्रकार, और अगली वीडियो में पुनः मिलने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद।